जय हिंद दोस्तों। अब एक नए साल की शुरुआत हो चुकी है। हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा बितुल कुमार। तो बितुल कुमार को सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने अनीश दयाल सिंह का स्थान लिया है, जो कि अब रिटायर हो गए हैं। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, सीआरपीएफ के नए डीजी कौन बने हैं? बितुल कुमार बने हैं। दोस्तों बात करते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की। इसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या शॉर्ट में इसे सीआरपीएफ बोला जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। जब इसकी स्थापना हुई थी तब अंग्रेजों का शासन था, तब इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। फिर 1949 में इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ किया गया था। दोस्तों सीआरपीएफ भारत का एक सशस्त्र पुलिस बल है, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका प्रमुख कार्य होता है भारत में आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना और आतंकवाद और विद्रोह से निपटना। दोस्तों अब हम कुछ अर्धसैनिक बलों के प्रमुख डिस्कस करेंगे। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के डीजी हैं वी श्रीनिवासन, और एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के डीजी हैं पीयूष आनंद। असम राइफल्स के डीजी हैं विकास लखेड़ा। आईटीबीपी के डीजी हैं राहुल रसगोत्रा। और आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल के डीजी हैं मनोज यादव। विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी के डीजी हैं आलोक शर्मा। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के डीजी हैं अमृत मोहन प्रसाद। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के डीजी हैं आरएस भट्टी। और भारतीय तटरक्षक बल के डीजी हैं परमेश शिवमणि। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बीएसएफ के डीजी कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, तो इन सभी को आप नोट कर लें। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप का नाम है स्टडी कर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप पर आपको ई बुक वाले सेक्शन पर जनवरी से दिसंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा दिसंबर 2024 के करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू वर्तमान में जितने भी मुख्यमंत्री हैं भारत में, उन सभी में सबसे अमीर हैं। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है, इस बात को आप याद रखिएगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसे शॉर्ट में एडीआर बोला जाता है। दोस्तों यह संगठन भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए काम करता है, तो उसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 931 करोड़ की संपत्ति के साथ आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो 15 लाख रुपए की संपत्ति के साथ सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो सबसे अमीर कौन हो जाएंगे? एन चंद्रबाबू नायडू। और सबसे गरीब कौन हो जाएंगी? ममता बनर्जी। टॉप 10 अमीर मुख्यमंत्रियों की बात करें तो पहले स्थान पर चंद्रबाबू नायडू, दूसरे स्थान पर पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। सिद्धारमैया तीसरे स्थान पर हैं, ये कर्नाटक के सीएम हैं। नेफ्यू रियो जो कि नागालैंड के सीएम है, ये चौथे नंबर पर हैं। पांचवें स्थान पर है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। और छठे स्थान पर है एन रंगास्वामी जो कि पुदुचेरी के सीएम हैं। और सातवें स्थान पर है रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के सीएम हैं। 8वें नंबर पर हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। 9वें नंबर पर हैं असम के सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा। और 10वें नंबर पर हैं मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा। ठीक है, तो ये है टॉप 10 सबसे अमीर मुख्यमंत्री भारत के। सबसे गरीब कौन कौन हो जाएंगे? तो ममता बनर्जी, इनके पास 15 लाख रुपए की संपत्ति है, ये पश्चिम बंगाल के सीएम हैं। उमर अब्दुल्ला, इनके पास 55 लाख। फिर इसके बाद पिनाराई विजयन, ये केरल के सीएम हैं, इनके पास 1.18 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ठीक है, तो ये है देश के 10 सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडेक्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया गया था। तो इसमें भारत 49वें स्थान पर है, अमेरिका पहले स्थान पर है।
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में आईआईटी दिल्ली भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बना हुआ है। एआई तैयारी सूचकांक 2024 में भारत 72वें और सिंगापुर पहले स्थान पर है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2025 में भारत 10वें और चौथे स्थान पर डेनमार्क है। इस इंडेक्स में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं है। वैश्विक शहर ब्रांड रैंकिंग 2024 में पहले स्थान पर लंदन, दूसरे पर न्यूयॉर्क और तीसरे स्थान पर पेरिस है। बौद्धिक संपदा संगठन के ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग रिपोर्ट में भारत 6वें और चाइना पहले स्थान पर है। तो ये रिपोर्ट और इंडेक्स आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका हरियाणा स्टीलर्स ने। तो हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन को अभी हाल ही में जीता है। तो हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हरा करके प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन को जीत लिया है। हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। दोस्तों, फाइनल मुकाबला कहाँ आयोजित किया गया था? महाराष्ट्र के पुणे के बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। टॉप स्कोरर कौन रहे हैं? देवांक दलाल, जो कि पटना पायरेट्स की टीम के खिलाड़ी थे। प्रो कबड्डी लीग का जो पहला संस्करण था वो 2014 में आयोजित किया गया था। इस बात को आप नोट कर लें। और कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, इस बात को भी आप नोट कर लें। इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो ब्राज़ील के विनीसियस जूनियर ने फीफा बेस्ट मैन प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अभी हाल ही में जीता है। प्रणव वेंकटेश ने फिडे विश्व अंडर 18 युवा रैपिड और विल्टर शतरंज का खिताब जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर मौली को बनाया गया है। हॉकी में महिला जूनियर एशिया कप 2024 भारत ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 मुंबई ने जीती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, इस बात को आप याद रखिएगा। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो 38वें नेशनल गेम्स हैं ये उत्तराखंड राज्य में आयोजित किए जाएंगे 2025 में। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन या स्पेसडेक्स मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? आंसर हो जाएगा इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी हाल में स्पेसडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसकी लॉन्चिंग की गई है 30 दिसंबर 2024 को। और इस मिशन को इसरो के द्वारा PSLV C60 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और इसकी लॉन्चिंग कहाँ से हुई है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। दोस्तों, अगर यह मिशन सफल रहा तो भारत डॉकिंग और अनडॉकिंग में सफलता हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब ये डॉकिंग क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। तो डॉकिंग की प्रक्रिया में क्या होता है कि अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ा जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में इनको पहले अलग अलग भेजा जाता है और फिर इन दोनों उपग्रहों को अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाता है। तो इस प्रक्रिया को डॉकिंग कहा जाता है। तो अगर भारत का यह मिशन सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चाइना और रूस ने यह सफलता प्राप्त की हुई है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो इसरो ने अभी हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। भारत का शुक्रयान फर्स्ट मिशन यानी वीनस आर्बिटर मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने अभी हाल ही में लद्दाख के लेह में एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है। तो दोस्तों, इस एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के तहत लेह में ऐसा वातावरण बनाया जाएगा जिस प्रकार का वातावरण चंद्रमा पर होता है और मंगल पर होता है। तो वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट होंगे उनकी तैयारी की जाएगी, यानी कि उनको वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसरो ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। चंद्रयान 3 के लिए इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड्स अभी हाल ही में प्रदान किया गया। दोस्तों, इसरो के बारे में आप याद रखिएगा, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी में। तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, यह जो ब्रिज बनाया गया है यह 77 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है विवेकानंद रॉक और ये है तिरुवल्लुवर की प्रतिमा।
तो इन दोनों के बीच में ये ब्रिज बनाया गया है, ये जो ग्लास ब्रिज बना है इन दोनों के बीच में बनाया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पर बनाया गया है दोस्तों? कन्याकुमारी के तट पर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। 2024 में प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन बना है? जॉर्डन। इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे युवा और तीव्र तैराक कौन बनी है? जिया राज। देश का पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर ओडिशा में खोला गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन है? मानवी मधु कश्यप, जो कि भागलपुर बिहार से संबंधित है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन है? अटल सेतु। इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर की और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित। अगला क्वेश्चन है, इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियन कौन बने हैं? तो उनका नाम है हेमंत मुदप्पा। तो दोस्तों, मंत्रा रेसिंग के इंडियन राइडर हैं हेमंत मुदप्पा। तो उन्होंने अभी हाल ही में नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीती है। तो हेमंत ने तीसरी बार इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है और इस प्रकार से उन्होंने 15 बार नेशनल खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, हेमंत को लाइटनिंग R1 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वो इस नाम से काफ़ी मशहूर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना किस वन्यजीव अभ्यारण्य में शुरू की गई है? तो यह कोरेंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में शुरू की गई है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इस परियोजना को शुरू किया है भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने। इस परियोजना के माध्यम से जो फिशिंग कैट होती है उसकी पहचान की जाएगी। देखिए, 2018 में फिशिंग कैट सर्वेक्षण हुआ था पहली बार, जिसमें यह पाया गया था कि 115 बिल्ली हैं भारत में। ठीक है, अब इसको बचाने के लिए ये परियोजना शुरू की गई है। फिशिंग कैट की बात करें तो यह सामान्य घरेलू बिल्ली के आकार में लगभग 2 गुनी होती है, यानी कि जो घरों में बिल्ली पाई जाती है उससे लगभग 2 गुनी होती है। शिकारी बिल्ली होती है और ये मैंग्रोव वनों में पाई जाती है। और दोस्तों, ये रात में शिकार करती है मछलियों को और जो छोटे जीव जंतु होते हैं उनको खाती है। दोस्तों, फिशिंग कैट को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है, इसलिए इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कोरेंगा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव आवास है, यानी कि यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और मैंग्रोव वनों में पाए जाने वाले जीव जंतु भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कोरेंगा वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो यहाँ पर फिशिंग कैट बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और जो कोरेंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है यह गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, तामू लोसार महोत्सव किस देश में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो अभी हाल ही में नेपाल में तामू लोसार महोत्सव मनाया गया है और नेपाल का जो गुरुंग समुदाय है उसके द्वारा यह महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, जो गुरुंग समुदाय है इसके सदस्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से तामू लोसार महोत्सव को आयोजित करते हैं या इसको मनाते हैं। गुरुंग समुदाय के बारे में बात करें तो यह नेपाल और भारत में पाए जाने वाला एक जातीय समूह है। नेपाल में ये लोग मुख्यतः गंडकी प्रांत में रहते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है और सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। 2025 में इसका 18वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन नेपाल में ही किया जा रहा है, इस बात को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने कितने नवनिर्मित जिले और संभाग समाप्त कर दिए हैं? आंसर हो जाएगा 9 जिले और 3 संभाग। तो दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने अशोक गहलोत की सरकार के जो 9 नए जिले और 3 प्रशासनिक संभाग थे उनको बनाने के फैसले को पलट दिया है। इस प्रकार से अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग रह जाएंगे। कौन कौन से जिले समाप्त किए गए हैं? अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, सांचौर, दूदू और साहेबपुरा, केकड़ी, नीम का थाना और सांगापुर सिटी, तो इनको समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो संभाग
समाप्त किए गए हैं उसमें पाली, बांसवाड़ा और सीकर, इनको भी समाप्त किया गया है। अब राजस्थान में कौन कौन से संभाग बच जाएंगे? अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। 2023 में जो कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार, उसने 17 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की थी। तो 17 में से 9 जिलों को अभी समाप्त किया गया है भजन लाल जी की सरकार के द्वारा। राजस्थान की बात करें तो जयपुर इसकी कैपिटल है। हरि भाऊ बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। यहाँ पर विधानसभा की 200, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। नेशनल पार्क रणथंभौर, सरिस्का और राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर आप राजस्थान की लोकेशन भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? तो रजत वर्मा अभी हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ बनाए गए हैं। तो 1 मार्च 2025 से उनकी नियुक्ति की जाएगी सीईओ के रूप में। दोस्तों, रजत वर्मा के पास 27 वर्षों से अधिक बैंकिंग का अनुभव है। तो इसी अनुभव को देखते हुए उन्हें डीबीएस बैंक इंडिया का सीईओ बनाया गया है। डीबीएस बैंक की बात करें तो यह सिंगापुर का एक बहुराष्ट्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1968 में की गई थी और इसकी जो शाखा है इंडिया में, जिसे डीबीएस बैंक इंडिया बोला जाता है, तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और यह भारत में बड़े विदेशी बैंकों में से एक बैंक माना जाता है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो राम मोहन राव आमारा एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। भावेश जैन को ट्रांस यूनियन सिविल के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में आरबीआई ने मनीष जैन को यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में मंजूरी दी है। मिखाइल कैवेलसविली जॉर्जिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके अलावा देवजीत सैकिया बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव बने हैं। मोहम्मद अल बशीर को सीरिया का अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया है। जॉन महामा घाना के राष्ट्रपति बने हैं। संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। सम्मी सिल्वा एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष चुने गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल को एफबीआई का निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये नियुक्तियां आप नोट कर लें। दोस्तों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट दिवस और थीम डिस्कस करते हैं। तो 1 जनवरी 2025 को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और वर्तमान में डॉक्टर समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। जिमी कार्टर का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? अमेरिका। 7 महाद्वीप की ऊंची चोटियां फतह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला माउंटेनियर कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। स्टम्प्ड नामक पुस्तक किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? सैयद किरमानी। दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और विल्टज शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है? हम्पी कोनेरू ने। बोस्निया के किस पारंपरिक प्रेम गीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है? सेबदा लिंका को। 53वीं सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? केरल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को किस स्थल की सुरक्षा का निर्देश दिया है? आगरा हम्माम को। पेंगोंग झील में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? छत्रपति शिवाजी की। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? दिल्ली में। 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किस देश में हुआ है? नेपाल में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में प्राचीन काल की पुस्तकें और उनके लेखक डिस्कस करेंगे। जैसे अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, रामायण के वाल्मीकि, महाभारत के वेद व्यास, अर्थशास्त्र के चाणक्य और महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि और सतसहसारिका सूत्र के लेखक हैं नागार्जुन, बुद्धचरित्र के अश्वघोष और सौंदरानंद के अश्वघोष। इसके अलावा महावी भाषा शास्त्र के वसुमित्र और स्वप्न वासव दत्ता के भास, कामसूत्र के वात्सायन, कुमार संभवम के कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम के कालिदास और विक्रोवर्षियम के कालिदास, मेघदूत के कालिदास और रघुवंशम के लेखक भी कौन है? कालिदास। तो ये हैं प्राचीन काल की पुस्तकें और उनके लेखक।
अब दोस्तों हम दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर। HPCL के CMD कौन बने हैं? अमित गर्ग। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टिनिसवुड का 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से था? इंग्लैंड। PM मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत कहाँ से की है? पानीपत से। अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी किस संस्थान ने डेवलप की है? IIT कानपुर। भारत में पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किस पनडुब्बी से किया गया है? INS अरिघात। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? IIT गुवाहाटी में। हॉर्नबिल महोत्सव 2024 के लिए साझेदार राज्य कौन बना है? सिक्किम। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने किस देश की संसद में भाषण दिया है? ऑस्ट्रेलिया। T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? उर्विल पटेल। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो वो है बनछेद्री पाल। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बनछेद्री पाल बताया हुआ है। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि दोस्तों आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे मैथ का फाउंडेशन बैच आया है और ये कंप्लीट ऑनलाइन बैच है जो कि RRB, NTPC, SSC, CGL, CHSL और व्यापम इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी वैलिडिटी है 12 महीने की। इसमें दोस्तों डेली लाइव क्लासेस होंगी, PDF वगैरह ये सभी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो मैथ फाउंडेशन बैच के अलावा GK GS का फाउंडेशन बैच है और SSC फाउंडेशन बैच है, ये भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे का फाउंडेशन बैच है, व्यापम का फाउंडेशन बैच है और इसके अलावा जो भी स्टेट एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए आपको बैच यहाँ पर मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आपको बैच मिल जाएंगे, तो इनको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर आपको टेस्ट पास मिल जाएगा जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सूर्य किरण अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो दोस्तों आपको जनवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट भी आप वहां पर दे सकते हैं। इसके अलावा ई-बुक वाले सेक्शन पर आपको GK और करंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।